हेलो प्यारो बच्चों, आज आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू में। आज हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट लेसन वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्या क्या है। इसके बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे और आज भी हम लोग पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्या क्या है, क्योंकि क्लास 8 और क्लास 9th में इसकी चर्चा पहले भी हम लोग कर चुके हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या को देखने से पहले आपको हम एक मैजिकल ट्रिक बताते हैं। एक बार क्या होता है कि एक अंडा बेचने वाला अंडा बेचने के लिए अपनी गाड़ी पर अंडा रख करके और जा रहा होता है, और उसी गांव का एक शराबी जुआरी बेकार आदमी बैठा हुआ है और वो भी उसी रास्ते से जा रहा है, और दोनों में वाकयुद्ध होना शुरू हो जाता है, यानी दोनों झगड़ने लगते हैं। युद्ध इतनी हो जाती है, लड़ाइयाँ इतनी बढ़ जाती है कि वह बेकार आदमी जो है ना, अंडा बेचने वाले की अंडे की टोकरियां लेता है और सड़क पर फेंक देता है। उसके अंडे टूट जाते हैं। लड़ाई काफी आगे बढ़ जाती है, बात पंचायत में पहुंचती है, और जैसे पंचायत में पहुंचती है तो वो अंडा बेचने वाला पंचायत से कहता है कि देखिए, हमारी जो अंडे टूटे हैं, इनको कहिए कि हमारी उस अंडे की जो पैसे हैं वो मुझे वापस करे, यानी उसकी भरपाई करे। पंचायत कहता है कि ठीक है, इसकी भरपाई करना है इसे, तो आपके कितने अंडे थे बताइए। तो वो कहता है कि देखिए, हमारे टोकरी में जितने अंडे थे, अगर उसे दो दो के समूह में बनाइएगा आप, दो दो के समूह में, तो एक शेष बच जाएंगे। अगर तीन तीन अंडे के समूह बनाएंगे तो दो शेष बच जाएंगे। अगर चार चार अंडे के समूह बनाते हैं तो तीन शेष बच जाते हैं। अगर पांच पांच अंडे के समूह बनाइएगा तो चार शेष बच जाते हैं। अगर छह छह अंडे के समूह बनाइएगा तो ये पांच शेष बन जाते हैं। और सात सात अंडे का समूह बनाइएगा तो आपको कोई शेष नहीं बचेगा। और हमारे टोकरी में कम से कम 150 से कम ही अंडे थे। उसने एक शर्त रख दिया कि अंडे कितने थे, 150 से कम ही थे। बड़ी बार गजब सा हिसाब था। सारे पंचायत का चकरा गया दिमाग कि भाई अब क्या करना होगा, कैसे इसका आंसर हो। उसी पंचायत से एक आदमी था कि कहा कि इस हिसाब को तो एक ही व्यक्ति हल कर सकता है, और वो है कौन? राकेश सर। क्यों नहीं उनके पास चला जाए। सभी लोग हमारे पास आते हैं और हमें कहते हैं कि इस हिसाब का हल कीजिए। मैंने उनकी बातों को सुना और हमने इसको हल करना शुरू किया। और कैसे हल करते हैं समझिएगा। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा हमें, उन्होंने क्या कहा कि देखिए कि हमारे पास कितने अंडे हैं, 150 से कम अंडे हैं। चलिए 150, यानी कि हमने क्या किया, उनको एक समूह रख दिया और हमने रखा, यानी कि ए बराबर उनका, ए बराबर कितना है उनका, 150 है। ये ए उनका कितना है, 150 है, तो हमने उनको 150 रख दिया। चलिए, और उन्होंने पहला शर्त रखा कि अगर दो दो के समूह बनाइएगा, दो दो के समूह, यानी कि बी बराबर हमने कितना रखा उसे 2, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्मूला पर हमने बैठाया, यानी 150 बराबर 2q प्लस आर, समीकरण 1। तो शेष कितने बचते हैं, एक बच जाते हैं, यानी आर किसके वैल्यू के बराबर है, एक के बराबर है। फिर उसने कहा कि अगर तीन तीन के समूह बनाइएगा, यानी कि 150 बराबर 3m प्लस, तो शेष कितने बच जाते हैं, दो बच जाते हैं। फिर 150 के अगर चार चार के समूह बनाते हैं तो शेष कितने बचते हैं, तीन बच जाते हैं। अगर 150 है, पांच पांच का समूह बनाते हैं तो शेष बच जाते हैं चार, ये कि चौथा नंबर समीकरण हो गया। 150 है, छह छह का समूह बनाते हैं तो शेष कितने बच जाते हैं, सॉरी इसको दे लेते हैं, क्यू ले लेते हैं, शेष कितने बच जाते हैं, पांच। और इसी तरह से अगर 150 का समूह है, सात सात का अगर समूह बनाते हैं हम लोग, ए ले लेते हैं, तो कोई शेष नहीं बचता है। ठीक है, अर्थात आपने देखा कि अगर बी 2 3 6 4 5 6 7, तो शेष क्रमशः 1 2 3 5 6 और 0 बचता है। अगर इसे हम लोग यूक्लिड के भूल विधि पर, यूक्लिड साहब का जो भूल विधि थी उस पर हम निकालते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 7 का गुणज लीजिए, यानी कुछ ऐसा ढूंढिए जो 150 से कम हो और 7 के पहाड़ा का हो, यानी 7 का गुणज हो। तो हमने क्या किया, पहले 150 से हमने नीचे लिया। 150 से नीचे कौन आने के साथ जो 7 से पूरा पूरा कर जाए, तो याद रखेंगे 150 से नीचे जाइएगा तो 147 ऐसी एक संख्या होगी जो कम जाएगी। इसी तरह से 140 एक संख्या होगी जो कम जाएगी। इसी तरह से हमने लिया 100, सॉरी
33 लिया जो कट जाएगी। ऐसे करते करते क्रमशः आए तो 119 एक ऐसी संख्या थी जो इन सारे शर्तों को पूरा कर दे रहा था। तो हमने आंसर पंचायत को दिया कि उनके पास जो अंडे थे वो कितने थे, मात्र 119 थे। सारे लोग अचंभा हो गए कि भाई ये कैसे हो सकता है। हाँ देखिए, आप इसको शर्त को रखिए पूरा, जहां भी आप रखिएगा ये सारे शेष हो जाए। जैसे मैं उदाहरण के लिए ले लेता हूं कि मान लीजिए हमारे पास कितने हैं, 119 अंडे हैं। 119 अंडे अगर दो दो के समूह बनाइएगा आप तो शेष कितने आ जाएंगे। चलिए 2 से इसको भाग कर दीजिए, 2 से भाग कीजिएगा, 5 दुनिया 10, बच गया 18, 9 दुनिया 18, तो बच गया शेष कितना, आर बराबर कितना निकल गया आपका 1। चलिए इसी को अगर 119 है, अगर आप 3 3 का समूह बनाइएगा तो शेष कितना आना चाहिए, में 2 आना चाहिए। काट दीजिए, 3 तिया 9, बच गया इसमें से 2, 29, तो 9 तिया 27, शेष कितने आ गए, 2। अगर आप 119 का 4 4 का समूह बनाइएगा, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, बच गया इसमें से 3, 39, 39 में 8 से भाग कर दीजिए तो 8 9 चौक 36, बच गया शेष कितना, 3। इसी तरह से आप जिस पर भी बैठाइएगा, यानी कि 119 एक ऐसी संख्या फाइंड किया गया जो सब शर्तों को पूरा कर रहा था, अर्थात उसका कितना आंसर था, 119 था। आपने समझा। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक बातें जिसको हमने सीखा। क्लियर। अब चलते हैं हम लोग, इनको पढ़ने से पहले हम लोग अपने क्लास के जो कुछ बेसिक बातें हैं उनको देखते हैं। ये भी हमारा क्लास का ही है, याद रखेंगे। आप उदाहरण में देखेंगे बिहार टेक्स्ट बुक का जो मैथ है उनमें जब देखेंगे तो ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ कि वास्तविक संख्या क्या है। अगर आपसे मेरे दोस्त कोई पूछ दे कि वास्तविक संख्या क्या है, किसे कहते हैं वास्तविक संख्या, क्या जवाब दोगे। तो याद रखना कि आप जो किताबों में कॉपियों में जो लिखा हुआ देखते हैं 1 2 3 5 15 50 जो भी हैं, या बट्टा में जो भी देख रहे हैं 2 4 5, या बट्टा में देख रहे हैं 1/2 1/3 यानी 1/5 2/6, जो भी चीज देख रहे हैं, रूट में भी देख रहे हैं √3/2, जो भी चीज देख रहे हैं, ये सब क्या है, हमारा वास्तविक संख्या। आपसे कोई पूछे कि वास्तविक संख्या क्या है, तो लिखेंगे हम जो अपने पाठ्य पुस्तकों में जो कॉपी में देखते हैं ना, इन सारे चीजों को क्या कहते हैं हम लोग, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है ना, अर्थात परमेय और अपरमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। कोई कहे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो परमेय और अपरमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्लियर, कोई डाउट। इसका मतलब हमको यह समझ में आ रहा है कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार की हो गई, 2 प्रकार की, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। अब आपसे पूछे कोई कि परमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसे जिसे हम लोग क्या करते हैं, पी वाई क्यू के रूप में लिखते हैं, जहां पी और क्यू एक पूर्णांक हो, जो हम लोग क्लास 8 के फर्स्ट लेसन में पढ़े थे, और Q 0 के बराबर 9 हो। जैसे आप लीजिए 1/2, ये इसी तरह से 2/3, इसी तरह से आप लेंगे √4/2, इसी तरह से आप ले लेंगे 1। इस तरह से ये सब संख्या जो है ना, वो क्या हमारी परमेय संख्या है, समझ रहे हैं। अब अपरमेय संख्या वैसी संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में होगी, लेकिन वह पूर्ण वर्ग नहीं हो, पूर्ण संख्या नहीं होगा, पूरा पूर्णांक नहीं होगा, तो उसको कहेंगे अपरमेय संख्या। जैसे √3/2। अब देखिए 3 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। जैसे मान लीजिए 2/√5, ये 5 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। जैसे ले लीजिए 3, जैसे ले लीजिए √7, है ना, देख रहे हैं ना, ये सब संख्या जिसमें रूट लगा हुआ हो और पूरा पूरा वर्ग नहीं हो, ये क्या है, अपरमेय है। कोई दिक्कत। तो आपने समझा कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तब परमेय और परमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। और परमेय संख्या, वास्तविक संख्या कितने प्रकार की, 2, परमेय और अपरमेय। परमेय किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अपरमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं और पूर्णांक न हो, यानी पूरा पूरा अंक न हो, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, अपरमेय संख्या कहेंगे। ठीक है। अब यहां से आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है, पूछेगा आपसे कि निम्न में कौन परिमेय है। याद रखेंगे। अब ऑप्शन दे देगा √3, दूसरा ऑप्शन दे देगा √5/2, तीसरा ऑप्शन दे देगा √8/√2, और दे देगा चौथा ऑप्शन 2/√7। अब बताइए कौन सा है। सबका तो देख रहे हैं रूट में ही है, इसका तो पूरा पूरा वर्गमूल होगा नहीं, 5 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं। 8 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना मेरे भाई,
2√2 अब बट्टा √2, इसको काट दोगे कितना आ जाएगा तुम्हें 2, बट्टा में कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 1 बचा। अर्थात कहने का अर्थ ये पूरा वर्ग में है और पी बाई क्यू के रूप में है, अर्थात परिमेय संख्या कौन हो गया हमारा, 3 नंबर का आंसर हो गया। ये 3 नंबर जो है ना हमारा, वो क्या हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से आपके एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। चलिए लिखेगा निम्न में कौन अपरिमेय संख्या, आपसे पूछता है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। अब आप अपरिमेय संख्या पूछेगा तो क्या लिखोगे, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर तुम्हें दे रहा है, तुम्हें दे देगा उदाहरण के तौर पर यहाँ कि 2/3, 4/√16 दे देगा आपसे, √9/5 और 1/√3। अब देखिए 16 का वर्गमूल तो 4 आ जाएंगे, 9 का वर्गमूल 3 आ जाएंगे, लेकिन √3 का वर्गमूल नहीं आता है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। तो आपने दो बातें सीखा, परिमेय और अपरिमेय। परीक्षा से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, याद रखेंगे। फाइंड करने के लिए आपसे बोलेगा कि परिमेय किसे कहते हैं और अपरिमेय किसे कहते हैं, तो आप इस तरह से फाइंड कर लेंगे कि जिसका पूरा वर्गमूल आने वाला हो और पी बाई क्यू के रूप में हो तो परिमेय होगा, जिसका पूरा वर्गमूल आने वाला ना हो और अगर वो पी वाई क्यू के रूप में भी नहीं आ रहा है, बट कट नहीं रहा है, तो याद रखेंगे वो क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्लियर। तो अभी तक आपने सीखा कि परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या के बारे में। अब चलते हैं हम लोग अपने मूल बातों पर जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, तो हमें पढ़ना है कि हम लोग बचपन की क्लासों में, यानी कि बच्चे की क्लास में जब हम लोग पढ़ते थे, तो हम लोगों को एक सिखाया जाता था मौसा करने के लिए। मौसा करने के लिए हमारी जो गुरुजी थे वो हमें इस तरह के क्वेश्चन दिया करते थे और कहते थे कि मेरे बउआ अब तुम इसको बनाओ। क्या कहते थे, मेरे बउआ इस तरह का बनाओ, कि तुम कैसे बनाओगे। ठीक है, सॉरी ये मेरा क्वेश्चन गायब हो गया है, फिर से वापस लाते हैं क्वेश्चनों को। पहले चलिए मेरा क्वेश्चन आ गया है, अब इसको हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। इसको हम ब्लू वाले से ले लेते हैं। चलिए देखिए, अब क्या क्या यूक्लिड भाग लेमा विधि से हमें निकालना है। तो इसको निकालने से पहले ना हम क्या करते हैं, हम लोग बचपन की बातों को याद करते हैं। हम लोग मौसा कैसे निकालते थे। जैसे देखिए, पहले हमारे शिक्षक देते थे कि बउआ जी आप निकालिए 225 और 305 का मौसा ज्ञात करें। जो बचपन में हम लोग देखते थे, जिसको हम लोग अब कहते हैं उसको भाग विधि। क्या कहते हैं हम लोग, भाग विधि। कैसे बनाते थे, पहले हम क्या करते थे, 225 लिख देते थे और 305 यहां लिख डालते थे और भाग दे देते थे। कितने मर्तबे जाएंगे, तो एक मर्तबे जाएंगे और लिख देते थे 225। घट के उतर गया 0, घट के उतर गया 8, कैंसिल। क्लियर, यहां तक समझ रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग 225 में लगाएंगे, कितना मर्तबे जाएगा, तो 2 मर्तबे जाएगा। 8 दूनी 16, 160, उतरेगा 5, 12 में से 6 गया तो 6, ई कैंसिल। ई फिर लगाएंगे 80 में, कितने मर्तबे जाएंगे, एक मर्तबे 65, घट के उतर जाएगा कितना, तो 5, उतरेगा 1, 15। 65 में लगाएंगे कितने मर्तबे जाएंगे, 4 मर्तबे, तब 15 चौकी 60, बच गया 5, 5 से लगाएंगे 15 में, 3 मर्तबे 15। ये सब तो आप लोग पहले भी जान रहे थे, इसको हम लोग कहते हैं भाग विधि द्वारा मौसा निकालना। ठीक है, इसी चीज को हम लोग बाद में फाइंड करना शुरू किए कि अभाज्य गुणनखंड विधि। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अभाज्य गुणनखंड विधि, जो हम आगे के चैप्टर में फिर से देखेंगे। लेकिन फिलहाल समझिए, इसको हम क्या करते हैं, पहले लगाते हैं हम लोग 3 से लगाएंगे 7 या 21 जाएगा, बच गया 1, 15, तो 5 तिया 15। फिर 3 से लगाएंगे 25 तिया 75, फिर हम लोग 5 से लगाएंगे तो 5, फिर इसी तरह से 3 से 5 में हम लगाएंगे 5 से, 6 पंचे 30, 61। अब 61 एक अभाज्य संख्या है, इसमें पूरा नहीं लगेगा। यानी कहने का अर्थ है कि 225 का आपने अभाज्य गुणनखंड किया, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, और 305 का आपने अभाज्य गुणनखंड किया, तब 5 गुणे 61 है ना। अब दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो हमारा मौसा है। अब हमें न तो इसमें ई विधि पढ़ना है और न तो हमें ये विधि पढ़ना है। हमारे यूक्लिड साहब ने क्या कहा कि देखो, तुम्हें मौसा निकालने के लिए हमें इस विधि का उपयोग नहीं करना है। यूक्लिड का जो भाग लेमा विधि है, यानी कि एचसीएफ, याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है आपसे एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एचसीएफ से याद रखेंगे, एस से होता है हाईएस्ट, HIGHEST हाईएस्ट, सी से होता है कॉमन, और एफ से होता है फैक्टर।
याद रखें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि सार्व उभयनिष्ठ गुणनखंड, सार्व उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी कोई भी संख्या फाइंड कीजिए जो सब में मैच करती हो, सब में मिलता हो, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? एचसीएफ कहेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? तो हमारे यूक्लिड साहब ने इस चीज को हल करने के लिए एक विधि बताया है, कहा है कि बउआ जी आप दीजिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर। उनका ये फॉर्मूला है, याद रखेंगे यूक्लिड का फॉर्मूला। कभी कभी आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कि यूक्लिड के जो भाग लेमा विधि है उनका सूत्र क्या है। अब 4 ऑप्शन दे देंगे आपसे और उनमें ये ऑप्शन ये भी रहेगा, तो याद रखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो देख रहे हैं ना ये ए क्या है? तो याद रखिएगा ए बराबर हो गया भाज्य, माने जिसमें हम भाग देते हैं ना वो ए है। बी क्या है? तो बी है, याद रखेंगे, भाजक, जिससे हम भाग देते हैं। और क्यू क्या है? भागफल है, जितना मर्तबे जाता है ना वो भागफल है। और आर क्या हमारा? शेष फल है। आर क्या हमारा? शेष फल है। अर्थात इससे हमको सूत्र समझ में आया कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा। परीक्षा में कभी कभी पूछ देता है आपसे कि ये फॉर्मूला आप लिखने के लिए, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। तो हमने अभी तक 2 बातें ऑब्जेक्टिव, 3-4 बातें ऑब्जेक्टिव का देखा, जैसे निम्न में कौन परमेय है, निम्न में कौन अपरमेय है। फिर आपसे पूछ देता है एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। फिर वह कहेगा यूक्लिड का भाग लेमा विधि का फॉर्मूला क्या है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए क्या है? तो ए भाज्य है, बी क्या है? भाजक है, क्यू क्या है? भागफल है, और आर क्या है? शेषफल है। यहां तक कोई दिक्कत? इसको निकालने के बाद हमें यह समझ में आ रहा है कि हमें कह रहा है कि 867 और 225 की यूक्लिड भाग लेमा विधि से हल कीजिए। अब कहता है इन क्वेश्चनों को ना आप हल कीजिए, तो हम कैसे करेंगे इसको देखिए। इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं भाग विधि वाले फॉर्मूला पर, और भाग विधि पर सजा करके इसको हम यूक्लिड पर सजा देंगे, हो जाएगा। अब जैसे देखिए, अगर आपसे ये सब्जेक्टिव में अगर पूछ दिया, सब्जेक्टिव में याद रखिएगा, तब कैसे बनाएंगे। आराम से आप क्या करेंगे, एक रॉ पेपर लीजिएगा और जो बड़ी संख्या है, यानी कि 867 एक बड़ी संख्या है और 255 एक छोटी संख्या है ना। अब इसमें तुम भाग दो, कितने मर्तबे जाएंगे? तो 3 मर्तबे जाएंगे। 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, 5 तिया 15 एक 16 के 6 हासिल 1, और 3 दुना 6 1 7। अब घटा दो तो 2 0 1। क्लियर? अब इसी चीज को ना तुम इस सूत्र पर लिख दो, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए ए क्या है? तो जिसमें आपने भाग दिया, यानी कि भाज्य है। 867 एक ऐसी संख्या है जिसमें आपने भाग दिया है। ये बी कितना है? तो 255 है। क्यू कितना है हमारा? तो 3 मर्तबे गया है। शेष कितना बच गया हमारा? 102 बच गया है। कोई दिक्कत? अब दूसरे मर्तबा स्टेज में क्या करेंगे, हम इसी चीज को, अर्थात इसी चीज को हम क्या करेंगे, दूसरे तरीके से इसे लिखेंगे। यहां से हम क्या करेंगे, 255 में हम भाग करेंगे। कितने मर्तबे जाएंगे? 2 मर्तबे, तो जाएंगे 204। घट के उतरेगा 1, घट के उतरेगा 5, और ये कैंसिल। यानी आपने क्या किया, 255 में भाग दिया है कितना से? तो 102 से दिया है। कितने मर्तबे गए हैं? 2 मर्तबे गए हैं। तो शेष कितने बच गए हैं? 51। फिर इसी चीज को हम क्या करेंगे, एक तीसरे फाइंड करेंगे। अब यहाँ 51 से हम क्या करेंगे, 102 में देंगे। कितने मर्तबे जाएंगे? 2 मर्तबे जाएंगे। 102 कट गया। जब पूरा पूरा कट जाए तो हमारा काम खत्म। यानी 102 में आपने 51 से भाग दिया, कितने मर्तबे? तो आपका शेष कितना आ गया? 0। याद रखिए, जब शेष आ जाए तो जिससे आपने भाग दिया था, यानी वही संख्या आंसर है। मौस या HCF बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 51, यानी 51, है ना। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो आप भाग विधि से बना लीजिएगा। भाग बना करके जो ऑप्शन रहेंगे उसको टिक लगा दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, लेकिन अगर सब्जेक्टिव में पूछेगा तो रॉ पेपर में इसको बनाइएगा, इसको क्या कर लेंगे आप, यहां सजा लेंगे। हो गया आंसर क्लियर? इस तरह से हम लोग बनाते हैं यूक्लिड के भाग लेमा विधि द्वारा मौसा निकालना। यहां तक किसी को दिक्कत? चलते हैं हम लोग आगे की क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि आगे का क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। आगे हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि 135 और 225 का मौसा यूक्लिड भाग लेमा विधि। तो हमारे ख्याल से आप लोग तो सीख ही गए होंगे, फिर भी देख लेते हैं क्या करना है मेरे भाई। सबसे पहले इसको एक रफ पेपर लेंगे और हम जो बड़ी संख्या है, यानी कि 225 जो बड़ी संख्या है,
इसमें हम एक छोटी संख्या 135 से डिवाइड करते हैं यानी भाग करते हैं। कितने मर्तबे जाएंगे? 2 मर्तबे लगाइएगा 270 हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएगा तो 1 मर्तबे दे दो 135 और घटा दो 0, घट के उतर गया 9, ई कैंसिल। अब इसी चीज को तुम क्या करना है, यूक्लिड का भाग लेमा विधि a बराबर बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्मूले पर सजा दो। a की जगह पर कितना फाइंड करो तो 225 फाइंड करो, b की जगह पर कितना डालो 135, क्यू कितने मर्तबे गए हैं 1, शेष कितना बच गया तुम्हें 90। अब क्या करो तुम, अब फटाफट क्या करो तुम इसको फिर 90 से 135 में लगाओ, कितने मर्तबे जाएंगे 1 मर्तबे 90, शेष कितने बच गए 45। फिर इसी चीज को यहां लिख दो, 135 में तुमने क्या किया है 90 से भाग दिया, कितने मर्तबे गया 1, शेष कितना बच गया तुम्हें 45। और फिर 45 से यानी इस 45 से तुम क्या किया भाग कर दो, यानी कि 90 में कितने में 2 मर्तबे, 45 दूना 90, ये कैंसिल हो गया। यानी आपने फिर से क्या किया 90 में 45 से भाग दिया, कितने मर्तबे गए, जो देखिए ये जो दोनों देख रहे हैं इस दोनों को यहां फाइंड कर देते हैं, जो शेष नीचे बच गया 0। जब 0 आ जाता है तो 900, यानी कि जिससे आप पूरा पूरा भाग देते हैं वही संख्या आपका आंसर हो गया। क्लियर? तो यहां तक कोई दिक्कत? तो आपने देखा कि हम कैसे एचसीएफ निकालते हैं यूक्लिड का। पहले भाग विधि से हम इसको सजा देते हैं और सजाने के बाद हम लोग क्या करते हैं उसको लिख देते हैं यूक्लिड पर, हमारा क्लियर हो जाता है। चलिए अब आगे क्या क्वेश्चन हमारा कह रहा है उसको देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा यूक्लिड के प्रमेयका का प्रयोग करके दर्शाई कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6p+1, 6p+3 या 6p+5 के रूप में होता है जहां p कोई पूर्णांक है। यानी कि आपने क्या सीखा कि यहाँ एक ऐसी संख्या है, यहाँ एक ऐसी संख्या है जो p पूर्णांक में है, यानी 1 2 3 4 5 के पूर्णांक में है, और वो विषम संख्या के अगर रूप में लिखेंगे तो ऐसे। ये याद रखेंगे, हमें परीक्षा में पूछता कितने नंबर का है तो 4 नंबर का। आपसे परीक्षा में ये पूछेगा 4 नंबर का। अब बड़ा ही भी आई है, परीक्षा में पूछबे करता है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। एकदम बहुत बराबर पूछता रहता है। तुम क्वेश्चन बैंक उल्टाओ, 4-5 सालों का क्वेश्चन उल्टाओ तो तुम देखोगे कि 2-3 बार ही मिल जाएंगे। नहीं, यानी VVI क्वेश्चन हुआ, इसलिए इसको ध्यान रखना है। हमने अभी जो 2 क्वेश्चन पीछे भी बताया वो भी VVI है, ऐसा नहीं कि वो VVI नहीं है, लेकिन ये ज्यादा VVI ये भी पूछता है, और वो तो ऐसे सामान्य 1 नंबर का रहता है, 2 नंबर का रहता है, लेकिन ये 4 नंबर का रहता है, इसलिए इस पर ज्यादा फोकस करें क्योंकि ज्यादा वैल्यू हमारा नंबर देगा। चलिए इसको हल कैसे करते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे माना, इसको लिख करके सिद्ध करना होता है, माना कि A तथा B कोई पूर्णांक है। ए बी कोई क्या है पूर्णांक है, यानी ए और बी कोई एक पूर्णांक संख्या है। अब आप लिखेंगे यूक्लिड का भाग लेमा विधि। अब बताइए यूक्लिड का भाग लेमा विधि, अभी हमने सूत्र दिया था, क्या सूत्र था मेरे भाई, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो अब यहां जो हम देख रहे हैं कि हमारा ये जो देख रहे हैं ये 0, जहां आप लिखेंगे जहां 0 बड़ी होगी आर से, बड़ी होगी किसके बी से, यानी कहने का अर्थ है कि जो शेष हमारा बचेगा वो या तो 0 होगा या बी से छोटा होगा। शेष जो बचेगा वो क्या होगा 0 होगा या 0 से छोटा होगा। अर्थात यहां आपने देखा कि बी किसके वैल्यू के बराबर है, तो आप देखिएगा जो ये संख्या लिखा रहेगा ना वो संख्या तुम यहां लिख देना। बी किसके बराबर है 6 के बराबर है, तो लिखना समीकरण में बी का मान रखने पर, समीकरण में बी का मान रखने पर। अब रखो तुम, तो ए बराबर 6 क्यू प्लस कितनी आर, तो 0 बड़ी होगी आर बड़ी होगी किससे 6 से, यानी कहने का अर्थ है कि बी से ये आर छोटा होगा, तो हमें शेषफल कितने ज्ञात होंगे याद रखेंगे, तो शेषफल हमें प्राप्त होगा, शेषफल कितना होगा 0 होंगे, या तो 1 होंगे या 2 होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे या 5 होंगे। हमें अभी तक क्या कहा कि जो शेष होगा वो बी से क्या होगा छोटा होगा। बी हमारा 6 है तो शेष 0 1 2 3 4 5 6, 5 तक आएंगे, 6 नहीं आएंगे, ठीक है। अब हमें इसे क्या करना है, हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं,
हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे समझिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6p प्लस 0, 6p प्लस 1, 6p प्लस 2, 6p प्लस 3, 6p प्लस 4, 6p प्लस 5। क्लियर? इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बउआ जी, सॉरी देखिए तो मिस पॉइंट हो गया, ये तो उड़ गया। चलते हैं फिर से इसको हम सिद्ध कर लेते हैं। चलिए देखिए, हमें लिखना है यूक्लिड के प्रमेयका का प्रयोग करके हमें सिद्ध करना है कि इसको विषम पूर्णांक 6p प्लस 1, 6p प्लस 3 या 6p के रूप में होता है। तो इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि बाद में हमें जगह बचता नहीं है, तो इसीलिए हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या करते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर लिए, अब कलम की प्रयोग करते हैं। लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल, और लिखेंगे माना कि ए तथा बी कोई पूर्णांक है। ए और बी कोई क्या है, पूर्णांक है। अब कह रहा है हमारा यूक्लिड का भाग लेमा विधि। देखिए ये सब लिखना पड़ता है, इसे लिख लेंगे। यूक्लिड का भाग लेमा विधि क्या कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ी या बराबर होगी आर, या उससे बड़ी होगी क्या, बी। उससे क्या होगी, बी। अब हमारा बी क्या कह रहा है तुमसे कि यदि यदि बी किसके बराबर है, 6 के बराबर है, 6 के बराबर है, वहां दे रखा है 6 के बराबर है, तो आप क्या लिखेंगे समीकरण में बी का मान रखने पर, जब समीकरण में बी का मान रखने पर जब आप रखेंगे तो कितना आपका वैल्यू प्राप्त होगा, तो आप लिखेंगे ए बराबर 6q प्लस आर, तो 0 बड़ी होगी आर बड़ी होगी 6 के, क्योंकि आपने बी के जगह पर कितना रख दिया है, 6 रख दिया है। तो शेष फल कितने आएंगे, तो शेष फल, क्योंकि हमने बताया अभी पीछे कि कोई भी संख्या का शेष फल जो होगा वो बी से कम होगा, अर्थात 0 होंगे, या तो 1 होंगे, या 2 होंगे, या 3 होंगे, या 4 होंगे, 5 होंगे। तो हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं। लिखेंगे हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं। आप ऐसे इसको लिखेंगे, कैसे, तो 6p प्लस 0, 6p प्लस 1, 6p प्लस 2, 6p प्लस 3, 6p प्लस 4 और 6p प्लस 5। ऐसे करके आप क्या करेंगे, उसको लिख लेंगे। लिखने के बाद अब हमें क्या कह रहा है, कहता है विषम पूर्णांक, ध्यान दो क्या कह रहा है, विषम पूर्णांक ज्ञात करना है। तो लिखेंगे हमें विषम पूर्णांक ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, विषम पूर्णांक लेनी है। तो हम विषम पूर्णांक कौन कौन से लेंगे, तो देखिए 6q प्लस 1, 6p प्लस 1, 6p प्लस 3 या 6p प्लस 5 के रूप में होगा। अब चेक करिए कि ये विषम पूर्णांक है कि नहीं है। आप टेस्ट कर सकते हैं अपने कॉपी में, देखिए टेस्ट कीजिए। ऐसे आपका परीक्षा हो गया, यहां तक लिख दीजिएगा, आपको 4 नंबर टीचर आराम से दे देंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। देखिए 6p प्लस 1 है, अब p के जगह पर कोई भी एक संख्या लीजिए, 1 प्लस 1, तो 6 आप प्लस 1 बराबर 7। इसी तरह से 2 ले लीजिए, 6 दूनी 12, 1 13। फिर इसी तरह से 6 के जगह पर 3 ले लीजिए, तो आपका हो जाएगा 6 3 18 1 19। इसी तरह से कोई भी संख्या आप दूसरा भी ले सकते हैं, 6p प्लस 3, 6 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल 9। इसे 6 इंटू 2 इक्वल 3 बराबर 6 12 3 15। इस तरह से आप कोई भी लीजिएगा ना, तो सब कितने आ जाएंगे, विषम पूर्णांक आ जाएंगे। आप कोई भी ले सकते हैं, अर्थात हमारा विषम पूर्णांक किस रूप में आएगा, तो इस रूप में आएगा। ठीक है, हमें यही प्राप्त करना था। और इस तरह से लिख करके याद रखेंगे, हमें इस तरह से लिख करके इसे सिद्ध करना होता है।
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आराम से जाइएगा परीक्षा में, आराम से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं मेरे भाई आगे की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, हमें कह रहा है आपसे कि हमें दर्शाना है, हमें क्या दर्शाना है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक सम पूर्णांक या तो 4p या 4p + 2 के रूप में होता है, जहां p कोई पूर्णांक है। सेम क्वेश्चन है, बस एक हमने उदाहरण के लिए एक और दिया है ताकि आपको मतलब जो आपने सीखा उसको फिर से रिवाइज हो जाए। चलते हैं हम लिखते हैं हल। सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना कि, क्या लिखेंगे हम लोग, सॉरी ये थोड़ा सा घसा गया, लिखते हैं माना कि a तथा b कोई पूर्णांक है ना। अब लिखेंगे a यानी यूक्लिड, पहले लिख लीजिए यूक्लिड का भाग लेमा विधि, यूक्लिड का भाग लेमा विधि से सूत्र क्या हमारा, a बराबर BQ + R, जहां 0 बड़ी होगी या बराबर होगी R, इस बड़ा होगी B। आपने क्या देखा कि हमारा जो ये देख रहे हैं ना, यह B किसके बराबर होगा, तो B बराबर किसके होंगे, तो आपने पिछले हिसाब में देखा कि यहाँ 6 था तो आपने 6 दिया, यहाँ 4 है तो 4 डाल दीजिए, बात खत्म। जो संख्या दे रखा है ना वही B है, जो संख्या दे रखा है वही B है हमारा, तब B अर्थात आप लिखेंगे समीकरण में B का मान रखने पर। आप रखिए B का मान, तो क्या रखेंगे आप, देखिए B का मान रखिएगा तो सूत्र हो जाएगा A बराबर 4Q + R, तो 0 बड़ी होगी R बड़ी होगी 4 से। अब 4 है नहीं कि कहने का अर्थ है कि R जो है वो 4 से छोटी है, R जो है वो 4 से छोटी है, 4 बड़ी है R छोटी है, तो शेष फल कितने बचेंगे, शेष फल तो हमने बताया था कि 4 से छोटा होना चाहिए, 0 1 2 3 हो गया। अब हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं, अब इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है। कैसे लिख सकते हैं समझिएगा, तो लिखेंगे 4p + 0 4p + 2 सॉरी 1 4p + 2 और 4p + 3। क्लियर। अगर कह रहा है कि हमें सम पूर्णांक लेना है, हमें सम पूर्णांक लेना है, तो सम पूर्णांक लेना है। सम का मतलब क्या, तो आप लोग क्लास 9th में ही पढ़ चुके होंगे सम और विषम के बारे में, यानी कि जो 2 से पूरा कटने वाला है, तो अर्थात ये और ये दोनों सम संख्या है, तो 4p + 0 या 4p + 2 के रूप में होगा। आप इतना लिख देंगे ना मेरे भाई, तो आराम से आप 4 नंबर परीक्षा में ले सकते हैं, और इसमें कहीं कोई कटौती नहीं होगी। आराम से इतना लिखिए 4 नंबर लीजिए। तो आपने समझा कैसे हम सिद्ध करते हैं। चलिए, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको उतार लीजिएगा नोट में, और फिर इसी टाइप के आपके पाठ्य पुस्तक में कई क्वेश्चन हैं, आप उसको भी बनाइए। नहीं बनता है तो फिर हमसे कमेंट कीजिए, हम आपके क्वेश्चनों को फिर से सोल्व करके, या हमारे जो चैनल है उसमें कमेंट अपना नंबर दीजिए, हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया करेंगे बना करके, ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए, तो इसको आप देख लेंगे, ठीक है। चलिए, अभी तक आपने क्या सीखा, अब इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें हमने क्या क्या सीखा। इसको थोड़ा सा टेस्ट ले लेते हैं, टेस्ट सीरीज। यानी अभी आपने जो पढ़ा, अभी हमारे साथ आपने जो आधा घंटा का समय दिया, क्या आपने हमसे कुछ सीखा, अगर सीखा है तो चलिए उसका टेस्ट दीजिए। चलिए, नंबर 1, आपसे कोई पूछता है कि निम्न में कौन हमेशा सम होगा। अब ये सम होंगे या ये सम होंगे या ये सम होंगे या ये सम होंगे, करके चेक करके देख लेते हैं। जबकि p क्या है, कोई पूर्णांक है। चलिए, हम तो पहले क्वेश्चनों को हल करके देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन कैसे हल होगा। नंबर 1 देखिए, हमारा ऑप्शन ए दे रखा है, a बराबर p + 1। p के जगह पर 1 ले लेंगे और 1 जोड़ देंगे तो 2 सम तो हो जाएंगे। लेकिन अगर 2 जोड़ देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3। क्या ये हमेशा सम होगा, नहीं होगा, यानी हमारा ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। चलिए, दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं, हमारा लिखा हुआ है p + 2। p के जगह पर 1 ले लेते हैं, 2 जोड़ेंगे कितना आ गया, 3। सम है, नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं आ रहा है। चलिए, तीसरा देख लेते हैं, लिखा हुआ है 2p। अब p पूर्णांक है, किसका मतलब हुआ p बराबर हुआ 1 2 3 4 हुआ,
तो 2 गुने 1 यानी 2, 2 गुने 2 2 दूनी 4, 2 गुने 3 3 दूना 6, 2 गुने 4 4 दूनी 8। इसी तरह से आप अगर p के जगह पर कोई भी संख्या डालेंगे और उसका गुणनफल निकालेंगे तो ये हमेशा क्या आएगी, सम आएगी। अर्थात हमें कह रहा है कि सम होगा, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी। आप आराम से परीक्षा में लिख देंगे सी। याद रखेंगे, परीक्षा में पूछता है, आप ध्यान रखिएगा कि अगर पूछे निम्न में से कौन सा क्या होगा, सम होगा, तो 2p होगा, 4p हो सकते हैं, 6p हो सकते हैं, या p की जगह पर q भी हो सकता है, r भी हो सकता है। कोई भी संख्या तुम अगर ले लोगे तो तुम इस तरह से तो याद रखेंगे। अगर अब आगे हल करने की जरूरत आगे, क्योंकि ऑप्शन 4 है उसमें से एक ऑप्शन ही होगा। अगर आपका पहला आंसर ऑप्शन मिल गया तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आराम से तुम बैक हो जाओ वहां से, ऑप्शन टिक मार दो, सी नंबर। क्लियर? तो आपने अभी तक हमने देखा कि हम कैसे निकालते हैं कि निम्न में से कौन सा सम है। एक आंसर क्लियर। चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ। दूसरा मेरे भाई क्या कहता है कि यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर कितना दे रखा है, 72, बी बराबर कितना दे रखा है, 9, तो आर का वैल्यू ज्ञात करो। चलिए निकाल के देखते हैं। हमें भाग एल्गोरिदम का सूत्र है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। तो ए की जगह पर देंगे 72, बी के जगह पर देंगे 9, क्यू मुझे फाइंड नहीं है, आर। अब इतना से पहले देखिए, अब क्या करेंगे, क्यू को अपनी जगह छोड़ देंगे, 72 में 9 से भाग कर देंगे, 9 8 72, क्यू पूरा 8 आ गया। शेष बचा क्या, शेष नहीं बचा, तो आर किसके वैल्यू के बराबर होगा, 0 के। क्योंकि बी से ना ये संख्या पूरा पूरा कट जाता है, अर्थात ए बी का क्या है, गुणज है, तो पूरा पूरा कट गया, तो क्यू तो हो गया 8, लेकिन शेष कितना तुम्हें बच गया, कुछ नहीं बचा, तो 0। तो 0 कौन सा ऑप्शन में देख लो, सी नंबर में, तो तुम्हारा आंसर सी हो गया। क्लियर? तो हमारा दूसरा हिसाब क्लियर, देख रहे हैं ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा दे रखा है 92 यानी 92 बराबर 12 गुने 7 प्लस 8, तो 912 92। अब देखो इसमें हम क्या भरें, कैसे हमें यहां भरेंगे, तो हम इसको आगे देख लेते हैं कैसे भरते हैं। इसी चीज को हम ऐसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है 92 बराबर 12 गुने 7 प्लस 8। आपको याद होगा हमारे गुरुजी यानी कि हमने आपको समझाया था कि मेरे भाई इसको सूत्र लिखना ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। और इसको हमने फाइंड यहां से किया था। जैसे देखिए 92 में हमने 12 से भाग दिया, तब बरसते 84, घट के उतर गया हमारा 8, और 8 से अब देंगे हम 12 में कितने मर्तबे, एक मर्तबे, तो 8 घट के उतर गया 4, और 4 से लगाएंगे 8 में 2 मर्तबे, 8 कट गया, कट गया। अब तुम देखो यहां पर तुम्हें कौन सा ऑप्शन दे रखा है, देखो 92 12 दे रखा है, 12 का समूह किसके साथ है, 12 का समूह 8 के साथ है, तो इसमें तुम क्या भरोगे, 8 भरोगे। 12 के समूह किसके साथ है, 8, तो शेष कितने आ रहे हैं, 4, यानी 8 और 4 वाला ऑप्शन होगा, 8 4 8 4 8 4। अच्छा डी नंबर पर है, बस हो गया। यही देखो ये बार देखिए यहां तुम देखो लिखा हुआ है 92 और 12, इसको लिख दो तुम ऐसे, 12 8 से भाग दिया एक मर्तबे, शेष कितना तुम्हें आया, तब पहला वाला में ऑप्शन दे रखा है देखो 92, फिर दे रखा है 12, फिर दे रखा है 7, फिर दे रखा है 8, है ना। तुम यहां भी देखो 12, तो फिर दे दो 8, फिर तुम्हारा क्या शेष बचेगा, 4, तो 4 लिख दो, यही आंसर है हमारा। क्लियर है? इस तरह से भी हम बना सकते हैं। आगे हमारा भाग लेमा ए बी क्यू प्लस आर, देखिए थोड़ा सा कैपिटल लेटर में लिखे हैं हम, ए बराबर क्या लिखा है, बी क्यू प्लस आर, ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और क्यू क्यू 0 होगा, तब क्यू जब 0 हो तो किसके बराबर होगा, देखिए मान लीजिए अगर क्यू जो है आपका 0 के वैल्यू के बराबर है, तो ए बराबर बी। अब ये दोनों में क्या संबंध होगा, आर को छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए, अब ये दोनों में क्या संबंध होगा थोड़ा सा समझिए। तो हमेशा याद रखेंगे जो ये बी संख्या है ना, क्योंकि क्यू 0 है, 0 के वैल्यू के बराबर है, तो इसको गुना करेंगे तो 0 हो जाएगी, तो क्यू यानी ये जो होगा हमेशा बी बड़ी होगी और ए क्या होगा, छोटा होगा। यानी कहने का अर्थ है कि अगर आप 8 से मान लीजिए आप 5 में भाग देंगे, क्या लगेगा, नहीं लगेगा, 0 मर्तबे लगेगा, 0 लगाइएगा 5। इसका मतलब है कि ये बी जो है ना वो हमेशा बड़ा है और ए हमेशा क्या है, छोटा है। बी हमेशा क्या है, बड़ा है, और ए क्या हमेशा छोटा है, तो ऑप्शन क्या निकलेगा हमारा, ए नंबर। समझ रहा है ना, इस तरह से इसको फाइंड करते हैं। अब आगे एक और हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि हम इसको कैसे हल करेंगे। देखिए हमारा लिखा हुआ है 13 और 52 का मौसा निकालिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आराम से हम क्या करेंगे, 13 लिखेंगे और 52 लिखेंगे, 13 चौकी 52, पूरा पूरा एक बार में ही कैंसिल हो गया, तो मौसा बराबर कितना,
13। परीक्षा में इस तरह के ऑब्जेक्टिव एकदम आसान क्वेश्चन आते हैं, इसलिए घबराना नहीं है, आराम से जाइएगा, आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। तो 13 और 52 का अगर मौसा निकालना हो तो हम ऐसे ऑप्शन निकाल करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत। तो आपने अभी तक सीखा कि यूक्लिड के भाग लेमा विधि द्वारा मौसा निकालना, उससे वास्तविक संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या और कुछ हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा। अगर इसमें किसी तरह के कोई डाउट रह गई हो तो वीडियो को फिर से प्ले करिए, फिर से देखिए। अगर इससे भी ना हो तो आप हमें कमेंट करें, हम उनको हल करेंगे। आज के लिए इतने ही। जय हिंद, जय भारत।